बीता हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए बेहद स्ट्रांग रहा था। तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ हमने देखा फ्रेश बाइंग आती हुई, नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई। देखना होगा किस हद तक ये मोमेंटम इंटैक्ट रहता है इस हफ्ते। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मैं हूं हर्षिता सावंत। डेली मार्केट्स में आज बेहद ज्यादा एक्शन, लेकिन एक अच्छी वीकेंड बीती है आशीष। वर्ल्ड कप की शुरुआत, वेरी डिलाइटेड कि इंडिया पाकिस्तान वो हिस्ट्री मेंटेन, वर्ल्ड कप अपना तो आ गया। हाँ, हमारा आ गया, वैसे आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही रोमांचक मैच हमने देखा, जहां पर इंडिया ने आखिरकार वो रिकॉर्ड मेंटेन किया कि कभी भी वो वर्ल्ड कप में कोई मैच पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हारे। तो एक अच्छे मोमेंटम पर 6-0 हो चुका है जी। शुरुआत हुई थी स्लो, जब रोहित शर्मा आउट हुए तो थोड़ा डर लग गया था, लेकिन मेरे ख्याल से हम हिंदुस्तानियों का सेंटीमेंट तो इंप्रूव हो गया ओवर द वीकेंड। तो देखना होगा इक्विटी मार्केट में किस हद तक रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिलता है। साथ साथ ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है हर्षदा। लेकिन क्लियरली आई थिंक इक्विटी मार्केट्स में वो जो सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ दिखाई दिया, खासतौर से फ्राइडे के सत्र में, जहां पर हमने देखा बहुत ही स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला। भले ये शॉर्ट कवरिंग के बदौलत हो, लेकिन 8800 के ऊपर हमने कल पाने में कामयाब थे। और अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए वो एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, बैंकिंग स्टॉक्स हो। नंबर्स अच्छे रहे थे कुछ बिग बॉयज के, और उसका फायदा मार्केट्स को जरूर मिला। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर आज क्या स्थिति दिख रही है। वरुण हमारे साथ है इसी पर एक अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, काफी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस और यूरोप के मार्केट बंद हुए हैं, और काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिन्होंने इस पूरे ऑप्टिमिज्म में मदद की है। सबसे पहले तो जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार तीसरा हफ्ता है जहां बढ़त देखने मिली, इसका फायदा दरअसल यूएस के मार्केट में देखने मिला, और एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने मिली। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है उसने कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को बूस्ट किया, और ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो डेट को लेकर स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए दिखाई दिया। तो इन सब का जो सेंटिमेंटल एक इम्पैक्ट यूएस के मार्केट में देखने मिला, और इसके चलते डाउ जोन्स दिसंबर 2014 के बाद पहली बार 18,000 के स्तर के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, और नैस्डैक भी मार्च 2000 के बाद सबसे अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचते हुए दिखाई दिया। लेकिन जो कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े वहां निकल के आए वो कुछ उम्मीद से कमजोर है। करीब 4.6% की गिरावट वहां देखने मिली। इसका जो इंपोर्ट प्राइसेस है उसमें भी लगातार 7वें महीने की गिरावट देखने मिली। लेकिन जो यूरो जोन का आंकड़ा निकल के आया है, जो जीडीपी का आंकड़ा यूरो जोन का निकल के आया है, वो उम्मीद से काफी बेहतर था। 0.3% की बढ़त वहां देखने मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यूरो जोन की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, उसके जीडीपी में करीब 0.7% की Q4 में बढ़त देखने मिली है, और ये काफी बेहतर था। और इसके लिए आप देखें तो सिर्फ यूएस ही नहीं, यूरोपीय मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। कैक्स, डैक्स, फुट्स की तीनों ही अच्छे खासे तेजी दिखाते हुए नजर आए, और डैक्स तो अपने लाइफ टाइम हाई पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट दिन होगा यूरोपीय मार्केट के लिहाज से, क्योंकि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर की यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग है जो डेट के कंसर्न है उसको लेके। तो यूरोपीय बाजार पे इसको आपको नजर रखनी होगी। लेकिन यूएस के मार्केट आज प्रेसिडेंट डे के चलते बंद रहेंगे, तो ये एक ट्रिगर होगा जो आज शायद मिस आउट होते हुए नजर आए। लेकिन यूरोपीय बाजार पे आपको खासी नजर रखनी होगी। जहां तक एशिया के मार्केट की बात करें तो मिले जुले क्यूज वहां पे आ रहे हैं। हालांकि निके में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। जो जीडीपी के आंकड़े आए वो उम्मीद से भले कमजोर थे, लेकिन इसके बावजूद निके 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर नजर आ रहा है। हैंगसेंग और संघाई भी पॉजिटिव आपको नजर आएगा, और एसजीएक्स निफ्टी भी आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव होते हुए, जैसे वरुण हाईलाइट भी कर रहे थे, अमेरिकन मार्केट्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, वो रशियन डील यूक्रेन के साथ जो हुई है उससे सपोर्ट मिला है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हुई हैं। इनकरेजिंग हेडलाइंस आ रही हैं, जिस तरह से ग्रीस से आज तो एक अहम मीट भी होने वाली है। ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर यूरोजोन के तमाम फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं। बीती मीटिंग टलती हुई नजर आई थी। आज एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं कि शायद एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नजर आएगा, बेल आउट पैकेज को अप्रूवल मिल सकता है, और उसके बाद शायद ग्रीस यूरोजोन के साथ ही रहेगा, तो एक पॉजिटिव हो सकता है। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है हर्षदा, जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस फर्म अप हो रहे हैं, $61 के बियॉन्ड ब्रेंट जाता हुआ, वो सब दिखा रहा है कि अब काफी हद तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स की टोन चेंज होती हुई काफी हद तक कंस्ट्रक्टिव टोन देखने को मिल रही है। तो शायद रिस्क ऑन ट्रेड्स की वापसी होती हुई, और जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि माइल्ड टेक्निकल पुल बैक होगा, यहाँ पर फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अब कह रहे लगे हैं कि यूएस में जो प्रोडक्शन है वो कम होता हुआ दिखाई दिया, और ऑफकोर्स इसका पूरा फायदा उस मिडिल ईस्ट एरिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ज्यादातर अब जानकारों का मानना यही है कि $63 तक के लेवल्स भी अब तक हम कंसर्न थे कच्चे तेल के गिरने के बावजूद कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोर हैं। अब हमारे लिए दिक्कत की बात, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती हुई, एक तो करेंसी सपोर्टिव नहीं थी, कच्चे तेल के माल दाम बढ़ गए,
तो हमारे लिए पेट्रोल डीजल बढ़ता हुआ। इंटरेस्टिंगली सरकार ने वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया के बफर क्रिएट करने की कोशिश करी थी, अब वो बफर का इस्तेमाल नहीं कर रही वो सरकार, जब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जहां तक कच्चे तेल की बात है, ध्यान रखें, जैसे वरुण हाईलाइट भी कर रहे थे, यूरोजोन के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, खासतौर पर जर्मनी के जो जीडीपी आंकड़े आए हैं, वो अब सपोर्ट करते हुए कच्चे तेल को इन लेवल्स पे। तो अब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली होगी, तो $45 से लेकर $60 तक। अब लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग, और पूरी तरह से जो हर्षदा भी कह रही है, एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत कच्चे तेल के लिए आज से देखने को इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ये भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन तमाम इंटरनेशनल क्यूज के बीच? हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ेंगे, फंडामेंटल चेक लेंगे हम हमारे एनालिस्ट से। टेक्निकल्स पर आज बात होगी manusjaiswal.com के मानस जायसवाल से। फंडामेंटल चेक अविनाश गोरक्षकर बताएंगे और जेके जैन बताएंगे कि क्या होनी चाहिए आपके वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा बाजार में आगे की रणनीति जानेंगे। हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल, एएमसी के फंड मैनेजर ताहिर बादशाह। साथ ही बजट से उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होगा एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। और डेटा पॉइंट्स पर नजर डालें तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, पिछला हफ्ता अच्छा रहा है। उससे पहले 7 दिनों की बिकवाली के बाद हमने देखा धीरे धीरे करके रिकवरी आई, और वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैश में आप देखिए एफआईआईज ने लगभग 400 करोड़ तक की खरीदारी की है। वायदे बाजार में वो आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग फिगर आशीष इसमें यही है कि इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए हैं करीब 1140 करोड़ के आसपास। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत बिकवाली का दबाव आया है, लेकिन फिर से अब फोकस हो रहा है कि हम 8900 एंड 9000 के लेवल तक शायद जाते हुए दिखाई देंगे, और वही प्ले देखा गया है। इनफैक्ट जो बिल्डअप है अब सीरीज का आगे की तरफ मूव करता हुआ, तो 8600 के पुट्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है और 9000 के कॉल्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। तो ये वो ब्रॉडर रेंज है 8600 से 9000, जो इस सीरीज को हम अप्रोच करते हुए 9000 का कॉल तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो आप सही कह रही हैं, शायद हम उस तरफ मूव करते हुए। वैसे भी अब तक भारतीय बाजारों में बीते हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा था शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ, लेकिन फ्राइडे के ट्रेड में और उससे पहले कुछ एविडेंस मिल रहे हैं कि शायद यहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। फ्राइडे को आपको याद होगा वायदा में निफ्टी में 1% के आसपास की मजबूती थी, ओपन इंटरेस्ट में मेरे ख्याल से 2-2.5% के आसपास का इजाफा था, जो दर्शा रहा है कि शायद यहाँ पे मजबूती की या फिर लॉन्ग पोजीशंस एड ऑन होती हुई। पर मैक्सिमम बिल्डअप के लिए आज से 9000 से 8600 का एक रेंज हो सकता है। फ्राइडे को एक और इंटरेस्टिंग बात है, 8800 का पुट हर्षदा सबसे ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया था, तो शायद 8800 के बाद 8700 का पुट तो दिखा रहा है कि शायद डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। बाजार में लोग मान रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं देखने को मिल सकते हैं। जो तो जहां तक आप एफआई आंकड़े की बात कर रही थी, इस सीरीज में हमने देखा था सीरीज की शुरुआत से ही कमजोरी का आलम था, और लगातार पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली ही करी थी। ऑलमोस्ट 4570 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली के बाद फ्राइडे का वो पहला ट्रेडिंग सेशन 10 कारोबारी सत्रों बाद जब एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ अब एक तो आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, साथ साथ अब कहीं ना कहीं वो टेबल टर्न होती हुई, कहीं ना कहीं वो प्री बजट रैली का आगाज या वो सेंस मिलना शुरू हो चुका है बीते हफ्ते के फ्रैगेंट से, और उम्मीद यही है कि वो बरकरार रहे पूरी तरह आशीष। लेकिन आज के लिए ऑफकोर्स काफी चीजें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पेट्रोल डीजल हाई का इम्पैक्ट देखा जाएगा, लेकिन जो बिग स्टोरी है ओवर द वीकेंड काफी डेवलपमेंट्स आए हैं। कोल ब्लॉक ऑक्शन डे 3 शेड्यूल 2 माइंस की यहाँ पर ऑक्शनिंग होगी, और अब तक हमने देखा है जो बिग बॉयज है उसमें सिर्फ हिंडाल्को को एक साइजेबल माइन मिली है। पर एक क्लैरिटी आ रही है और एक दिक्कत की बात कि बड़ा एग्रेसिव ये बिडिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो ये कंपनी खैर अपना वर्कआउट करी होंगी, इंटरनल कैलकुलेशन जरूर करेंगे, एग्रेशन है, पर एक शायद बाजार के लॉन्ग टर्म के लिए आज से क्लैरिटी आती हुई। दूसरी इंटरेस्टिंग बात हर्षदा, रिजल्ट सीजन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। शायद अब अंबुजा सीमेंट के इस हफ्ते नंबर्स आने वाले, उसके अलावा सारी दिग्गज कंपनियों ने अपने नंबर्स घोषित कर दिए हैं। एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड थी, लेकिन उस म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस भी इंडिया इंक डिलीवर नहीं कर पाया है। रिजल्ट्स के लिए आज से बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखे होंगे, खासतौर पे बैंक्स में आते हुए, कैपिटल गुड्स में हमने देखा, एफएमसीजी कंपनीज में हमने देखा, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इन तमाम स्पेस में आया। कुछ हद तक बेहतर परफॉर्मेंस था आईटी में और फार्मा में सिलेक्टिवली, जो दिखा रहा है कि अभी भी डोमेस्टिक डिमांड में ट्रैक्शन नहीं है, अभी भी वो एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट्स वाली कंपनीज ही अभी तक बेहतर कर रही है। कितना समय हम देना चाहेंगे फंडामेंटल्स को कैचअप करने के लिए? हालांकि अब तक तो भारतीय बाजारों में साल की जब से शुरुआत हुई थी तो बड़ा बूस्ट मिला था जब दरों में कटौती आई थी, उसके बाद जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स पैन आउट होते हुए नजर आए थे, ग्लोबल सेंट्रल बैंक के एक्शन थे, उससे हमने साल कैलेंडर की शुरुआत तो मजबूती के साथ देखी है। पर जब तक वो एक्सपेक्टेशंस रिफॉर्म्स के फ्रंट पे, रिकवरी के फ्रंट पे कंटिन्यू होंगी, तब तक आप शायद खरीदारी देखेंगे। उस लिहाज से बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि बजट के आसपास भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ना सिर्फ बजट में, लेकिन तब तक वो होप्स अगर नहीं
तो ये रैली शायद यहाँ से सस्टेन या कंटिन्यू होती हुई होप रैली का इंतजार रहेगा आप यहाँ से आगे देखेंगे यहाँ से कितनी और गाड़ी आगे बढ़ती है। SGX निफ्टी आप देखिए 8854 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक माइल्ड शुरुआत, धीमी शुरुआत देखने को मिल सकती है आज ट्रेड की, यही संकेत मिल रहे हैं इस इंडेक्स से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे नतीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC बैंक के MD परेश सुखथंकर, जानेंगे यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शनिवार को आए HDFC बैंक के तिमाही नतीजों में कमोवेश अनुमान के मुताबिक नजर आते हैं नंबर्स। जबरदस्त लोन डिमांड के दम पर बैंक का मुनाफा करीब 20% बढ़कर 3,500 करोड़ रुपए के पार निकल गया। वही बैंक की तीसरी तिमाही में NII यानी ब्याज से होने वाली आय में भी करीब 23% का उछाल आया है। हमारी संवाददाता कविता कृष्णन ने बैंक के डेप्यूटी MD परेश सुखणसर से खास नतीजों पर बातचीत की। जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स है वहां पर हमें स्ट्रेस दिख रहा है, आप अपने नंबर्स को इस तरह मजबूत कैसे रख पाए? Well, I think we have always had this strategy कि हमारा जो बैलेंस होता है बिटवीन ग्रोथ, मार्जिन्स एंड एसेट क्वालिटी। तो हम जब बैलेंस शीट ग्रो करते हैं तो एक तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, होलसेल और रिटेल हाफ एंड हाफ है। तो हम जो अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करते हैं वो हमारे टारगेट मार्केट में जो हमारे क्रेडिट एपिटाइट के अंदर जो आता है वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे NPLs नहीं हैं, बट दे हैव बीन रफली स्टेबल एट अबाउट 1%। मार्जिन्स की जो स्टेबिलिटी है वो इज अ फंक्शन ऑफ आवर डिपॉजिट मिक्स। जो हमारे रिटेल डिपॉजिट्स हैं, कासा डिपॉजिट्स हैं, वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहे हैं। और जहाँ तक restructured loans and so on is concerned, that is similar to what happened on the NPL front. So yes, we are happy to have been able to be stable across 2 or 3 parameters. जी, क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं, 17% का ग्रोथ आपने दिखाया है, आउटलुक क्या रहेगा? क्या आपको केपेक्स साइकिल पिकअप होते नजर आ रहा है? अभी तक तो नो मीनिंगफुल इंक्रीज विच वी हैव सीन, बट अगर आप नेक्स्ट 2, 3, 4 क्वार्टर्स देखें और अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि जो रियल GDP ग्रोथ है वो करीब 1-1.5% इम्प्रूवमेंट ग्रोथ रेट में इम्प्रूवमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो it is certainly going to be on the back of capex, and that will certainly drive loan growth as well. But right now, are you going to see new projects, or are we already seeing new projects being with spends on the ground? Not really, but that's not fair to expect also in such a short time frame. तो ओवरऑल पिकअप होते कब नजर आ रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट साइकिल कब पिकअप होगा? That's what we are all waiting for, but I think you will probably start seeing the first signs of it on the ground in the next couple of quarters. I think a lot has already been done in terms of the enabling environment for that to happen. जो stalled projects to bring them back on track, whether some more policy, certainty in terms of policy. There are a few more things that probably industries are waiting in the budget. The fact that the monetary cycle has changed, the interest rate cycle has turned. All of these are clearly enablers to get the capex cycle to move. अब टाइम में अगर ये 1 क्वार्टर लगता है, 2 क्वार्टर्स लगते हैं, that's something which is tough to predict. आपने हाल में फंड रेज किया है, उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स दीजिए। और क्या अब चूंकि आपके पास फंड्स भी है, क्या ये मान ले कि मर्जर्स ऑन द टेबल? नहीं, दिस कैपिटल रेजिंग वाज टू हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है एंड जो कैपिटल की जरूरत है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ ग्रोथ, सो दिस क्लियरली bolsters the capital position. There is going to be about a 200 basis points increase in the capital adequacy as a result. So we are comfortably capitalized for organic growth. Inorganic opportunities we consider on merits, but the capital was not linked for that at all. एंड फाइनली आप अपने होम लोन्स कब सस्ते करेंगे? जब सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे। इस फिस्कल में करेंगे? तो आपको मालूम है कि जो हम होम लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो HDFC का प्रोडक्ट है, तो जब वो करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द HDFC भी रेट्स अपनी कम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल जो एक की फैक्टर आया इस पर्टिकुलर नंबर में वो हमने देखा है, मुनाफे में ऑफकोर्स इजाफा देखा गया, एडवांसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ बैंक्स ने
चिंता जाहिर जरूर की थी आईसीआईसीआई बैंक, आपको याद होगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कहा है एसेट क्वालिटी स्टेबल है और वो एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि ये बैंक्स अब भी इंतजार कर रहे हैं क्रेडिट साइकिल में और भी अपटिक आने का, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 महीनों में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल हमने देखा रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और एनपीएस एकदम सपाट रहे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है बैंकिंग स्पेस के लिए। इस समय जिस तरह के नतीजे हमने देखे पिछले कुछ दिनों में आए हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद द फोकस रहेगा कच्चे तेल पर, जहां पर हमने देखा एक पुल बैक आया है, कुछ हाल आया है। कितना सस्टेनेबल है ये पुल बैक, कहां तक भाव जाएंगे, इस पर हम प्लैट्स की एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर वंदना हरी से बात करेंगे और हमारे जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर। फोकस में रहेगा कच्चा तेल, जहां पर हमने देखा है फिर से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। ब्रेंट, ध्यान रखिए 8 वीक के हाई पर यहां पर पिछले सत्र में समाप्ति देखने को मिली, करीब $62 के आसपास दिखाई है। आज के सुबह के सत्र में 61.25 के आसपास ट्रेड बनते हुए दिखाई दे और नाइमैक्स भी करीब $53.5 के करीब कारोबार करता हुआ दिखा गया था पिछले सत्र में। क्या ये एक सस्टेनेबल पुल बैक है या फिर जो पहले कहा जा रहा था कि एक टेक्निकल बाउंस होगा और उसके बाद हम देखेंगे फिर से भाव नीचे की तरफ आएंगे? वंदना हरी हमारे साथ है, एशिया एडिटोरियल डायरेक्टर प्लैट्स की। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 1.5 हफ्ते में हमने देखा है धीरे धीरे करके कच्चे तेल के दामों में बढ़त आने लगी है। अब फंडामेंटल स्थिति क्या फॉर द बेटर बदल रही है कच्चे तेल के फेवर में, इसीलिए हमने ये पुल बैक देखा है? एक तरफ तो फंडामेंटल्स है और एक तरफ सेंटिमेंट है। जहां तक मेरा अनुमान है, ऐसा लगता है कि मार्केट 2 हिस्सों में बट गया है। तो आपके फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं जो इस समय कितना ज्यादा ओवर सप्लाई है उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, पर वो उनकी नजर टिकी हुई है इस साल के एंड की तरफ, जबकि काफी अनुमान है कि ग्लोबली डिमांड काफी बढ़ जाएगी और हो सकता है ये जो हम यूएस में ड्रिलिंग में जो कटबैक्स देख रहे हैं उस सब का इम्पैक्ट ये होगा कि सप्लाई कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपके फंडामेंटल प्लेयर्स हैं जो देख रहे हैं कि अभी भी काफी ओवर सप्लाई है, 1.5 से 2 मिलियन बैरल पर डे तक ज्यादा सप्लाई है डिमांड से। तो इन अ वे दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर दोनों डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं। तो जहां तक ये रैली जिसका आपने जिक्र किया उसकी बात है, तो ये काफी रैली, ये फाइनेंशियल प्लेयर्स लेड रैली है। वो फ्यूचर्स खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो आगे आने वाला समय है, अगले 4-6 महीने को छोड़ दे, उसके बाद काफी टाइटनेस आ जाएगी फिर से मार्केट्स में। मेरे ख्याल से उनका ये मानना है फिलहाल। चलिए, वैसे ब्रेंट में बहुत तगड़ी रैली देखने को मिल रही है। $115 के आसपास जून में ब्रेंट के दाम थे, उसके बाद हमने देखा था 6 साल के लोज पे $46 के आसपास ब्रेंट पहुंचता हुआ। फ्राइडे को 3% का जंप, बीते हफ्ते 6% का और इस साल 16% के आसपास की तेजी आती हुई। वंदना, अब जब 8 वीक्स के हाईज पे ब्रेंट है, 61, $61, $61.5 के आसपास ब्रेंट कामकाज कर रहा है, क्या यहां से और सिग्निफिकेंट अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं, कंसिडरिंग आप खुद ही कह रही हैं कि अभी भी ओवर सप्लाई है और मैं पढ़ रहा था करीब 2 मिलियन बैरल्स के आसपास की ओवर सप्लाई है, तो अभी भी फंडामेंटल्स उस लिहाज से इतना ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है ये रैली सस्टेनेबल है? और इसी के साथ एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा। अब तक ज्यादातर लोग मान रहे थे कि बड़े एग्रेसिव शॉट्स बने हुए हैं कच्चे तेल के बाजार में और वो कवर हो रहे हैं। क्या आप वो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी लोग बनाते हुए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, दिख रहे हैं? तो आपका पहला सवाल जो है कि फंडामेंटल्स, हाँ फंडामेंटल्स, पर अगर आप फंडामेंटल्स को देखें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो फर्स्ट हाफ में फंडामेंटल्स जो है वो काफी वीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड नहीं है। और अभी तो सेकंड क्वार्टर में जैसे रिफाइनरी मेंटेनेंस सीजन आएगा, काफी रिफाइनरीज बंद हो जाती है मेंटेनेंस के लिए, तो काफी लोगों का ये मानना है कि अभी इससे काफी नीचे जाएंगे इससे प्राइसेस, इससे पहले कि वो उनका सस्टेनेबल फ्लोर उनको मिल जाए। और जहां तक सवाल है कि आगे जाकर, तो आप ये सोचिए कि ठीक है यूएस में ड्रिलिंग रिग्स कम हो रही हैं, काफी कम हो रही है, पर इसका
क्या प्रभाव पड़ रहा है एक्चुअल यूएस प्रोडक्शन पर, वो अभी हमें देखना है कि पिछले हफ्तों में हमने सुना कि यूएस में 9.23 मिलियन बैरल्स पर डे ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये ड्रिलिंग रिग्स कम हो रही हैं, पर क्या इनसे उत्पादन भी कम हो रहा है या नहीं? आई थिंक ये अभी तक सवाल बना हुआ है मार्केट में। वरना वेरी क्विकली फिर आप क्या रेंज देख रहे हैं खास तौर से ब्रेंट के लिए? अगर हम 62 पर पहुंचे हैं, क्या संभावना है हम $65 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं इस मूव में? तो पिछले काफी हफ्तों में फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर जनवरी में काफी शॉर्ट्स बने हुए थे जो कवर हो रहे हैं, तो शायद आगे जाके इतना शॉर्ट कवरिंग नहीं रहेगा। पर इससे आगे कितना और बढ़ सकता है? मेरे ख्याल से बढ़ने से पहले एक उसको जो रियल बॉटम है वो अभी टच नहीं हुआ है मार्केट में, एटलीस्ट ये मेरा मानना है कि शायद वो सेकेंड क्वार्टर में हमें दिखने को मिले। चलिए वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए। तो कच्चे तेल में एक बेहद शार्प रिबाउंड, हालांकि आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ 1/3% के आसपास की कमजोरी। 61.5 को ब्रीच करा था, हमने देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। आज 61.2 61.3 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस करेंगे उन तमाम खबरों वाले शेयरों पर, और साथ साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मानस जायसवाल, अविनाश गोराक्षकर और जेके जैन। उनसे जानेंगे आज की ट्रेडिंग रणनीति, फंडामेंटल नजरिया क्या है बाजार पर। और हमारे साथ हमारे जानकार जो आपको बताएंगे आज क्या रणनीति होनी चाहिए। SGX 50 आपके सामने एकदम फ्लैट ओपनिंग की ओर संकेत दे रहा है, लेकिन पिछला हफ्ता इंटरेस्टिंग रहा है। 8800 के ऊपर हमने समाप्ति दिखाई है। हमारे साथ है टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। फंडामेंटल्स पर हम बात कर रहे हैं अविनाश गोरक्षकर से। आप दोनों का स्वागत है। पहले तकनीकी तस्वीर मानस, पिछले हफ्ते हमने देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, लेकिन क्या अब ये बाजार तैयार है नई तेजी की पोजीशंस लेने के लिए 8800 के ऊपर? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो एक चीज काफी क्लियर हो जाती है कि जनवरी में जो हमने रैली देखी उसका जो रियल बॉटम है वो 7961 है, जो कि 17 दिसंबर को बना था। उस पूरी रैली को अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो पिछले दिनों निफ्टी ने एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया, और जो कि आई थिंक 50 डे मूविंग एवरेज भी था, आई थिंक 8470 के लेवल से। और 4 दिनों में जो रैली आई है उस पूरी रैली में 61.80% को ब्रेक कर दिया, जो रिट्रेसमेंट लेवल था जो हमने रिसेंटली क्रैक देखा था। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। लास्ट वीक पियर्सिंग पैटर्न बना है जो कि एक बुलिश साइन है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हम 9000 के लेवल्स ब्रीच कर जाएंगे, और निफ्टी कहीं ना कहीं 9400 9500 के लेवल्स आने वाले 4 से 5 हफ्ते में टेस्ट करेगा। तो जो लॉन्गर टर्म पिक्चर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जहां तक बात शॉर्ट टर्म की आने वाले 3 से 4 दिनों की है, 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है लास्ट सेशन में, तो वो इंडिकेट करता है कि जो रीसेंट हाई थे 8996 के, जल्दी ही निफ्टी वो टेस्ट करेगा। उम्मीद करते हैं कि करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में एटलीस्ट निफ्टी वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वहां भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव दिखती है। इंटरडे की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि अगर 8810 के ऊपर इंटरडे में निफ्टी जाएगा तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉसेस 8770 के नीचे होंगे और इंटरडे टारगेट 8875 8880 की रेंज में होंगे। तो तीनों ही तस्वीर काफी क्लियर बुलिश दिखती है। तो मैं समझता हूं कि इंटरडे सेशन में भी आप बाई कर सकते हो, और कभी भी कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली लॉन्ग बनाना चाहिए। चलिए, तो मूड पॉजिटिव, चार्ट्स पे मजबूती नजर आ रही है, ना सिर्फ इमीडिएट टर्म के लिए, लेकिन यहां से थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड भी आप लेना चाहें तो शायद 9000 कन्विंसिंगली हम ब्रीच करेंगे। इनफैक्ट मानस मानते हैं 9400 9500 इवेंचुअली आपको अगले 4 से 5 वीक्स में शायद निफ्टी दिखाता हुआ नजर आए, तो तगड़ा अपसाइड यहां पे देखने को मिल सकता है। वैसे फॉर द रिकॉर्ड्स आपको बता दूं, आज शाम को अमेरिकन मार्केट्स बंद है क्योंकि वहां पे यूएस प्रेसिडेंट्स डे है, तो बिग ब्रदर की तरफ से कोई क्यूज नहीं आएंगे, शायद वो भी सपोर्टिव होंगे इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, और इंडियन मार्केट्स के लिए एक ट्रंकेटेड वीक है। कल एक ट्रेडिंग हॉलिडे है महाशिवरात्रि के चलते, तो सिर्फ 4 कारोबारी सत्रों का ये हफ्ता है। लेकिन अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लंबे अरसे बाद, मेरे ख्याल से 10 कारोबारी सत्रों बाद हमने देखा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइनली एफआई का कैश मार्केट में एक बाय का नंबर आता हुआ। अब तक हम कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग ने ड्राइव करा है, लेकिन अब लग रहा है लोग थोड़ा सा प्री बजट का आगाज लग रहा है, लोग खरीदारी करने के मूड में। क्या लग रहा है, ये जो मोमेंटम हमने बीते हफ्ते पिकअप करा है सस्टेन होगा, कंटिन्यू होगा?
ना आई थिंक आशीष, बजट की डेफिनेटली प्रीएम्प्टिंग हम ये समझते हैं कि प्री बजट रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि आपको जो रैली रेट सेंसिटिव और साइक्लिकल्स में दिख रही है, मेरे ख्याल से क्लियरली आई थिंक ऑटोमोबाइल सेक्टर कहिए, ऑटो कंपोनेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आई थिंक यहाँ पे मैं समझता हूं कि जैसे मानस ने कहा एक 9,000 का टारगेट कंफर्टेबली दिख रहा है। आई थिंक उसके बाद डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि बजट में क्या एक्चुअल अनाउंसमेंट्स आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि दिस बजट विल बी माइलस्टोन बजट, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो बीजेपी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से ले डाउन होगी, और क्लियरली हो सकता है कि ज्यादा कंसेशंस ना आए, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल अगर इस बजट में अनाउंस होता है तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी कंसोलिडेशन और उसके बाद अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट आई वुड से दैट 9,000 के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन थोड़े समय के लिए आ सकता है। मेरे ख्याल से द वे द मार्केट्स हैव गॉन अप, I would say that it would be little prudent that market consolidates and then अच्छा, बजट से पहले हम हल्के भी जाएं। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि जो भी हो रहा है प्योरली सेंटीमेंट से हो रहा है आशीष। आई थिंक ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें तो Q3 के नंबर्स कोई एनकरेजिंग नहीं है, Q4 भी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मेरे ख्याल से क्लियरली जो पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट देख रहा है वो अर्निंग्स ग्रोथ है, जो काफी अरसे से एनालिस्ट 10-12% की बात कर रहे हैं। लेकिन फोकस रहेगा ऑफ कोर्स इस प्री बजट रैली पर और स्पेसिफिक स्टॉक्स पर, लेकिन एक और स्पेस जहां पर काफी ज्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई दिया वो है कोल ब्लॉक ऑक्शंस, और हमने देखा है कि अच्छा खासा रिस्पांस सरकार को जरूर मिला है। हिंडाल्को सहित कई कंपनियों ने कुछ ब्लॉक्स जीत भी लिए हैं। डिटेल्स ले लेते हैं वरुण से कि कौन से ब्लॉक्स किसके हाथ गए हैं और कितनी अग्रेसिव बिडिंग देखी गई है इन ऑक्शंस में। वरुण, देखिए, बेहतरीन रिस्पांस मिला है सरकार को और काफी एग्रेसिव बिडिंग हुई है। शायद इसके पहले कंपनियों को खुद को नहीं पता होगा कि इतनी एग्रेसिव बिडिंग उनको करनी पड़ेगी इन कोल ब्लॉक्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सैल गोरी कोल ब्लॉक, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये ब्लॉक, इसकी फ्लोर प्राइस करीब 1,000 रुपए प्रति टन रखी गई थी, लेकिन 1,400 रुपीज प्रति टन पे ये कोल ब्लॉक रिलायंस सीमेंट ने यहाँ बिड किया है इस कोल ब्लॉक के लिए, और उन्हें ये कोल ब्लॉक मिला, यानी कि फ्लोर प्राइस से करीब 40% ज्यादा की बिडिंग करने के बाद रिलायंस सीमेंट को ये कोल ब्लॉक मिला है। ये कोल ब्लॉक इसके पहले प्रिज्म सीमेंट को बिलोंग करता था, और प्रिज्म सीमेंट के हाथ से अब ये कोल ब्लॉक निकल चुका है और रिलायंस सीमेंट ने इस ब्लॉक को हासिल किया है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग कोल ब्लॉक है वो है तालाबीरा 1 का कोल ब्लॉक। आपको याद होगा हिंडाल्को को ये कोल ब्लॉक बिलोंग करता था, और ये एक ऑपरेशनल कोल ब्लॉक था और हिंडाल्को के लिए काफी अहम कोल ब्लॉक था ये कोल ब्लॉक। लेकिन करीब 100 रुपए प्रति टन की इसकी प्राइस रखी गई थी, लेकिन इससे 4 या 4.5 गुना ज्यादा बिडिंग करके जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी, जो कि जीएमआर की एक सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने इस कोल ब्लॉक को लिया है। 478 रुपीज प्रति टन का भाव लगाया गया है इस कोल ब्लॉक के लिए, यानी कि काफी एग्रेसिव बिडिंग करके जीएमआर ने ये कोल ब्लॉक लिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंडाल्को के हाथ से ये कोल ब्लॉक चला गया तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बल्कि हिंडाल्को ने जो कटाउटिया का कोल ब्लॉक था वो इन्होंने जीत लिया है। 2,860 रुपए प्रति टन का भाव इन्होंने दिया है। हालांकि ये कोल ब्लॉक झारखंड में है, और इसके पहले जो तालाबीरा का कोल ब्लॉक था वो ओडिशा में था, तो झारखंड में इन्होंने ये कोल ब्लॉक जीता है, और ये कोल ब्लॉक दरअसल उषा मार्टिन को बिलोंग करता था। तो हिंडाल्को के लिए एक राहत की बात है कि इनको कहीं ना कहीं एक कोल ब्लॉक तो जरूर मिल गया है। और जो चौथा कोल ब्लॉक है वो है बेलगाम का कोल ब्लॉक, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये कोल ब्लॉक सनफ्लैग आयन को बिलोंग करता था, और दरअसल इन्होंने ये कोल ब्लॉक की बिडिंग जीती है। 1,785 रुपए प्रति टन का भाव इन्होंने दिया है, और इस रेट पे इन्होंने ये अपना जो कोल ब्लॉक था, जो पहले भी इनको ही बिलोंग करता था, वो कोल ब्लॉक जीत लिया है। तो कहीं ना कहीं अब तक ये 4 कंपनीज है जिनको ये कोल ब्लॉक मिला है। हालांकि कुछ और बड़ी दिग्गज कंपनी थी, जैसे कि JSPL थी, अल्ट्राटेक सीमेंट थी, जिनको कोल ब्लॉक चाहिए था, और खासकर JSPL आपको याद होगा काफी बड़ा हिट लगा था इस कंपनी को जब कोल ब्लॉक के डीएलोकेशन हुआ था। अब तक उन्हें कोई भी कोल ब्लॉक नहीं मिला है, तो देखना होगा कि उनको कब तक कोल ब्लॉक मिलता है। हालांकि आज सरकार और 3 कोल ब्लॉक्स का भी यहाँ ऑक्शन करने वाली, जिसमें ट्रांस दामोदर, जो कि वेस्ट बंगाल का एक कोल ब्लॉक है, वो शामिल है। तो उस पर नजर रखनी होगी कि इन 3 कोल ब्लॉक्स में से किसको कोल ब्लॉक मिलता है, और खासकर JSPL जैसी कंपनीज पे खास नजर रखनी होगी, क्योंकि इस कोल ब्लॉक एलोकेशन से सबसे बड़ा धक्का उनको ही लगा था। जी हाँ, ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, और जैसे वरुण कह भी रहे हैं आज शेड्यूल 2 माइंस की ऑक्शनिंग होगी, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे दूसरे शेयर जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। बने रहिए CNBC से आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। मानस, अविनाश हमारे साथ बने हुए थे, और साथ साथ अब डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ JK जैन साहब भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अविनाश, आपके पास
पहले वापस आना चाहूंगा। आज का शायद वो स्टॉक ऑफ द डे होगा सुजलॉन एनर्जी, जहां पे दिलीप सांघवी ने 68 यानी कि डीएसए एक स्ट्रैटेजिक निवेशक के तौर पे इस कंपनी में एंट्री करने वाले हैं। आप सबको बता दूं 23% स्टेक एक्वायर करेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए और इसके चलते करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूजन होगा। हालांकि कंट्रोल जो है मैनेजमेंट का वो तांती परिवार के पास ही रहने वाला है। कंपनी ने रिजल्ट्स घोषित करें, लगातार चौथा क्वार्टर ईबीटा लेवल पे पॉजिटिव रहा है और ऑफर प्राइस जो आया है वो 18 रुपए के आसपास का है। तो मौजूदा भाव से वो ऑफर प्राइस तो नीचे है, लेकिन अविनाश एक बड़ा निवेशक इस कंपनी में एंटर करने वाला है, कैसे रीड करूं इस डेवलपमेंट को और स्टॉक क्या पॉइज्ड है एक तगड़ी रीरेटिंग के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आशीष एक कमिटमेंट दिख रहा है मैनेजमेंट का कि थोड़ा बहुत डेट रिडक्शन करने के लिए। और दिलीप सांघवी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज में स्टेक लेते हैं और उसको प्रॉफिटेबल करते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली सन फार्मा से इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक जो 1800 करोड़ आएगी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी कंपनी को मिलेगी। मोर इंपॉर्टेंटली जो 450 मेगावाट का जो सोलर फार्म वो लगाने वाले हैं उसमें भी डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आएंगे। लेकिन आई थिंक मार्केट्स इसको शायद अच्छी तरह से पॉजिटिव रीड करेगा क्योंकि कमिटमेंट सन फार्मा फैमिली का है और क्लियरली आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। आई मीन ये मैनेजमेंट काफी रिस्पेक्टेबल माना जाता है और क्लियरली आई मीन सुजलॉन में जो पहले डाउट्स थे कि वेदर इबिटा लेवल पे ही दिक्कतें होगी, शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन अभी भी अगर हम पूरा मैक्रो आई मीन पूरा सिचुएशन देखें तो शायद थोड़ा सा समय लगे, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इट्स अ बिग सेंटिमेंट। डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। हालांकि फंडामेंटल्स में अभी कोई बदलाव इमीडिएटली नहीं आएगा, बट पर आज सेंटिमेंट्स वे करेंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो एक्शन डेफिनेटली रहेगा स्टॉक में। याद रखिए पिछले सत्र में करीब 19 रुपए 20 पैसे पर ये स्टॉक टिका था और मार्केट में एंटिसिपेशन था एक बड़ी डील होगी और 14 रुपए से वो स्टॉक फिर से भागता हुआ दिखाई दिया था पिछले कई महीनों में। लेकिन स्टॉक्स जहां पर आज नंबर्स के लिहाज से रिएक्शन डेफिनेटली देखा जाएगा, इसमें ओएनजीसी आपके लिए हाजिर करते हैं, जहां पर इस बारी के जो नंबर्स हैं वहां पर आप देखिए क्लियरली थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली है कि एबिटा लेवल पर कंपनी की स्थिति आगे जाकर कैसी रहेगी, क्योंकि मार्जिन्स में इस बारी दबाव देखने को मिला है। 50% जो पिछले क्वार्टर में थे इस बारी करीब 37% के आसपास थे। एंड ऑफ कोर्स वन डे रिकवरीज का गेम डेफिनेटली है, जहां पर स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई जरूर दिखाई दी है। एक टेक चेक मानस अगर आप दे सके, ओएनजीसी कैसे पॉइज्ड है इस समय, कंसिडरिंग पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है एनकाउंटर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आई है। देखिए वीक स्ट्रक्चर है, एक गिरावट देखी थी 640 से लेकर 340 तक, उसके बाद हमने एक साइडवेज मूव देखा, बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये गिरावट अभी और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं स्टॉक 300-305 के आसपास तक आ सकता है। तो कभी भी कोई उछाल आता है जहां पर स्टॉक 350-360 के लेवल्स टेस्ट करते हैं तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको याद होगा शुक्रवार को जो स्टॉक ऑफ द डे था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, जहां पर रिजल्ट्स के बाद एक शार्प रिएक्शन ऑलमोस्ट 7 से 8% के आसपास की तेजी थी। इन नतीजों पर एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से बात करेंगे, साथ ही जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे क्या मानना है उनका, उस पर भी एक क्विक चेक लेंगे। बाजार में आज कई सारे नंबर्स पर रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन एक स्टॉक जिसने बाजार का दिल जीत लिया अपने शानदार परफॉर्मेंस के बाद वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छी तिमाही रही है थर्ड क्वार्टर कंपनी के लिए। एनपीएस के फ्रंट पर नतीजे काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ने की वजह से मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा कम बढ़ा है। यहां से आगे क्या स्थिति रहेगी बैंक के लिए, ओवरऑल एनवायरमेंट कितना पॉजिटिव दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, बैंकिंग कंपनियों के लिए, उस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से, और उन्होंने बताया कि बैंक ने रिकवरी पर और भी फोकस किया है, यही वजह है कि एनपीएस कम दिखे हैं। आपके एनपीए में सुधार हुआ है, किस तरह आप ये कर पाए? एनपीए के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं एंड अकाउंट बाय अकाउंट फॉलोअप ये तो होता ही रहा है। खाली वही नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पहले से इसको आइडेंटिफाई करने को। तो हमारे यहाँ 3 रिस्क ग्रेड्स होते हैं, RG1, 2 एंड 3। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग टू अटैक द RG1s
ताकि वो 2 और 3 में आए ही नहीं. There has been slippage of 7,000 crores, but I am very happy that in the last 6 quarters that I have been there, this is the lowest in the last 6 quarters. So to that extent, our people have done a whole lot of work, and I am hopeful that going forward, we'll be able to do more. I want to do much more on recovery. और आगे चलते हुए एसेट क्वालिटी पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? क्या एक तरह से आप कहेंगे कि अब स्थिति में आपको सुधार होते दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट में अभी भी स्ट्रेस बना हुआ है. 2-4 बड़े चंकी अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स में अगर वर्कआउट नहीं होंगे तो हो सकता है कि ये हमारे ऊपर भारी पड़े, आगे चल के थोड़ा और इसके ऊपर स्ट्रेस आए. लेकिन ओवरऑल आई थिंक स्ट्रेस थोड़ा सा घट रहा है. चलिए थी एचडीएफसी की चेयरमैन साहब, माफी चाहिए एसबीआई की चेयरमैन साहब. और ध्यान रखें, रिजल्ट्स में सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, जबकि तमाम पीएसयू बैंक्स, इनफैक्ट दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एसेट क्वालिटी में हमने देखा था कमजोरी आती हुई नजर आई थी. लेकिन क्या आज फिर से फॉलो अप बाइंग उस फ्राइडे के तगड़े एक्शन, तगड़े स्टॉक प्राइस के रिएक्शन के बाद देखने को मिल सकती है? जेके जैन साहब, एसबीआई क्या लग रहा है? फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तो 8% के आसपास का पॉजिटिव साइड में मूव आया था. क्या आज फॉलो अप बाइंग आएगी? क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए? हाँ, अगर फ्राइडे की ट्रेड्स में देखिए तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, उसके बावजूद एक लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्डअप देखने को मिला है. इवन कॉल ऑप्शंस में अगर देखोगे तो वोलेटिलिटी उतनी ड्रॉप नहीं हुई है रिजल्ट के बाद में. जनरली रिजल्ट के बाद में वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी मोमेंटम रहेगा इन स्टॉक में 310-320 के कॉल ऑप्शन में फ्राइडे के ट्रेड्स में थोड़ी बहुत बाइंग भी देखने को मिली है पोस्ट रिजल्ट. तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में अपसाइड अभी भी रूम है. ऊपर के स्तर पर 320-325 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में. तो आई थिंक अगर फ्लैट टू पॉजिटिव के आसपास ट्रेड होता है तो स्टॉक में बाय करना चाहिए और अपसेट टारगेट ऑफ 325 इन द नेक्स्ट 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन. चलिए, तो मोमेंटम यहां से भी कंटिन्यू हो सकता है. 320-325 तक के टारगेट्स इवेंचुअली यहां पे अप्रोच किया जा सकता है. लेकिन एसबीआई के रिजल्ट्स के बाद तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या मानना है? साथ ही ओवर द वीकेंड 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी और सन फार्मा. क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी सहयोगी नियति बताएं. एसबीआई को थम्स अप दिया है. ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने 21% अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स रिटेन कर रहे हैं अपना बाय का कॉल. 370 तक के लक्ष्य आपको यहां देखने को मिल सकते हैं. ओवरऑल रिजल्ट्स काफी रीजन थे, मगर क्योंकि अनुमान के मुताबिक नहीं आया था मुनाफे का फिगर, इसलिए FY 15 और 16 का ईपीएस अनुमान लोअर कर रहे हैं 1 to 6%. एचडीएफसी बैंक पर मेंटेन कर रहे हैं बाय का कॉल. बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 1300 तक के लक्ष्य आपको यहां देखने को मिल सकता है. एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है. स्लिपरेजेस की जो रेट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है. गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना टारगेट प्राइस यहां पे बढ़ा दिया है. 965 तक का लक्ष्य एचडीएफसी बैंक पर देख रहे हैं. ओएनजीसी खराब नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेजेस यहां पर चिंतित हैं, पर ट्रिगर देख रहे हैं आगे सब्सिडी शेयरिंग फॉर्मूला का मेंटेन कर रहे हैं. सीएलएसए बाय का कॉल टारगेट प्राइस हालांकि घटाया है, 450 से घटा के 400 तक का कर दिया है. FY 15, 16 और 17 के ईपीएस अनुमान 16%, 7% और 6% के आसपास इन्होंने घटाया है. सन फार्मा के खराब नतीजों के बाद क्रेडिट स्विस कट कर रहा है FY 15 का ईपीएस अनुमान 4%, क्योंकि Q3 का एक मिस रहा था. हलोल की जो सप्लाई कंस्ट्रेंट थे उसकी वजह से इंपैक्ट आता हुआ देखा है, मगर आउट परफॉर्म की रेटिंग टारगेट प्राइस 1045 तक का इन्होंने दिया है. चलिए, तो ये तमाम ब्रोकरेजेस का मानना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे. ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर. लेकिन चलिए यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आगे देखेंगे प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह खुलता है भारतीय बाजार. लेकर आएंगे पहला सौदा. बने रहिए हमारे साथ.